अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बस पहले जैसे ही हूँ, बस खांसी ने बड़ा तंग किया हुआ है। सर गेट वेल सून। और सर मुबारकबाद भी है आपके लिए, बहुत खैर, मुबारक हो सर आपको। वो क्या? सर पूछे तो सर वो आपके लीडर नवाज शरीफ साहब, बहुत सारे और लोगों के बहुत फेवरेट लीडर, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है 62(1)F की तशरीह करते हुए। ताहयात नाअहली खत्म हो गई है, वो जिसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों जो हैं वो अहल हो गए हैं। सर किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं इस फैसले में। अब बात यह है कि अब फैसला आ गया तो अब तो हम उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। लेकिन पहली बात तो यह है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, गुफ्तगू हुई और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कि 62(1)F जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को निगेट नहीं कर सकती, और जो करती है तो वो गैर आईनी है। तो बेसिकली ये सारी डिबेट जो थी, ये आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार के सामने खड़े होकर ये आर्ग्यूमेंट्स दी थी। और उससे क्योंकि साकिब निसार साहब को वो बात पसंद नहीं आई थी, राय नवाज आई थिंक कौन समथिंग लाइक दैट, उस तरह का एक क्लाइंट था आसमा जहांगीर साहिबा का, जिनके लिए वो प्लीड करी थी केस को। और यानी इसके फौरन बाद आसमा बीबी को कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड वो इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज एक तो यह है कि आसमा जहांगीर की जो आर्ग्यूमेंट थी वो सही प्रिवेल हो गई है। जो वो इतने साल पहले उन्होंने कहा, वो अल्लाह ताला ने उनको सच्चा करके दिखा दिया आज हमारे दिन में। दूसरी बात यह है कि 62(1)F जो है लगाई किसने? ये नवाज शरीफ के रूहानी सियासी अब्बू ने लगाई थी, जनरल ज़िया-उल हक ने। और जनरल ज़िया-उल हक ने जो 62 और 63 की शर्तें लगाई थी, वो उनके अपने खानदान को लेके बैठ गई और कई-कई साल सही। की उन्होंने उनको वो किया। तो मकाफ़ात अमल है कि दूसरों के लिए जब हम करते हैं तो फिर अपने आप को भुगतना पड़ता है। जो मुझे एतराज़ है इस पे, और वो तो कोई वकील ही बता सकता है। थोड़े दिन पहले काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने ही एक केस के सिलसिले में ये कहा था कि जो फैसले होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, यानी पहले से लागू नहीं हो जाते। अब देखें, ये एक नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को सज़ा हुई, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं ना को खुशी है, बट मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ सिर्फ। और जो उनको ये सज़ा हुई, उसके कई साल के बाद पीडीएम की हुकूमत ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और कहा कि ये सज़ा 5 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास आई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दी है, उससे ये रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट हो गई है, यानी जो पहले के फैसले हुए हैं उनके ऊपर ये लागू हो गई है। सही। तो मैंने तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं देखा, ऐसा कोई आईन नहीं देखा जो पहले वालों को माफ कर दे। मसलन एक आदमी आज कत्ल करता है और 6 दिन यानी उसको सजा भी हो जाती है, तो कुछ अरसे के बाद एक तरमीम होती है और वो कहते हैं कि जी आप कातिलों को सजा नहीं देनी। तो वो कहे कि जी मुझे भी आप छोड़ें और अज़ाला करें, जो मुझे इतनी देर सज़ा मिली। तो वो कैसे होगा? क्योंकि आज वो लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा, आज दूसरा लॉ है कि कातिल के साथ सही। कैसे होना। सो जहाँ काज़ी फ़ाइज़ा साहब और दीगर जज साहिबान जो हैं, उन सब ने बड़ा सोच विचार के इसके ऊपर बात की होगी, आई एम श्योर। क्योंकि फ़ाज़िल लोग हैं, काबिल राइट। लोग हैं, उनको काम आता है अपना, और हम लोग उनसे सीखते हैं। लेकिन वहाँ पे इस सवाल का जवाब जो है वो हॉन्ट करेगा, अदलिया को आने वाले दिनों में भी हॉन्ट करेगा। तो आज ये ज़रूर इम्प्रेशन मिला कि तरीन हो या नवाज़ हो, दोनों नवाज़े गए। ये ज़रूर लगेगा लोगों को। बाकी जहाँ तक फ़ेवरेट्स की ताल्लुक है, तो अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ को यकीन नहीं था, तो अब कल से शायद वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दें। अभी तक तो वो दुबक के बैठे हुए थे, पता नहीं सर्दी एन्जॉय कर रहे थे, कॉफ़ी एन्जॉय कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन राइट। कैंपेन नहीं कर रहे थे। तो अब वो शायद कैंपेन शुरू ठीक। कर दें कल से। कल मुबश्शिर 9 तारीख साहब, है, तो पूरा 1 महीना रह गया। जी जी, मुबश्शिर साहब कंटिन्यू प्लीज। मैंने कहा पूरा 1 महीना रह गया उनके लिए। तो बल्कि 1 महीने से कम, क्योंकि 2 दिन पहले इलेक्शन से इलेक्शन कैंपेन रोक दी जाएगी।
और बाय द वे आपको मैं समीना, इससे पहले कि आप मुझसे कोई ऐसा ऊट पटांग सवाल करें, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज इस फैसले के बाद अब इलेक्शंस यकीनी होते जा रही हैं। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्शंस पूरे हैं। अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। कि एक-एक करके नवाज शरीफ की सारी कानूनी रुकावटें खत्म हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि कोई बाकायदा तौर पर इलेक्शन के हवाले से ना मरियम नवाज सामने आ रही हैं उस तरह से खुल के, ना नवाज शरीफ सामने आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? क्या सुस्ती? सुस्ती की वजह क्या है? अच्छा, पहले आपको मैं एक ब्रेकिंग खबर दे दूं, जी ब्रेकिंग सर। न्यूज दे दूं। जी सर। मुझे लगता है ऑफिशियली कल तक इसका ऐलान होगा, लेकिन अभी जो मुझे चुड़ैल खबर लेके आई है, और चुड़ैल बड़ा उड़ते-उड़ते आई थी आज मेरे पास। अच्छा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान 6 हलकों के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। 3 कौमी ओह! असेंबली के हलके हैं और 3 सूबाई असेंबली के हलके हैं। तो वो जो राइट। 30-35 हल्के मांग रहे थे इस्तेकाम पार्टी वाले और एंड में 18-20 पे आ गए, तो वो नवाज शरीफ ने टोटल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं होगा, बस 3 कौमी ले लो, जो एक जहांगीर तरीन है, एक अलीम खान है और एक ओन चौधरी है, और इसी तरह ओके। 3 सूबाई हल्के हैं, उन पे उनके साथ एडजस्टमेंट को वो मान गए हैं। तो सब कुछ ये हो गया, लेकिन आप जो बता रही हैं, अभी तो नवाज शरीफ के मसाइल खत्म नहीं हुए हैं। मुस्लिम लीग नून को टिकट्स की तकसीम में अकड़ा परवरी, सरदारों, नवाबों और इलेक्टेबल्स को तरजीह देने और ग्राउंड वर्कर्स को नजरअंदाज करने जैसे इल्जामात का सामना है। पहले ख्वाजा हुँ, हुँ। आसिफ ने कहा कि हमारे नून लीग के पास ताहाल तो हमारे पास मंशूर ही नहीं है, ना ही जलसों हुँ। का शेड्यूल जारी हुआ है। कल रात इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जी नून लीग को टिकट्स की तकसीम में मुश्किलात का सामना है, हम इंतखाबी मुहिम भी चलाने में पीछे हैं। अभी दिल्ली दूर है, इतना आसान नहीं है उनके लिए। और आज मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा हुँ। खुलकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं मियाँ साहब के ऊपर। अब वो खुलकर फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी अगर पीडीएम की हुकूमत बननी है, हंग पार्लियामेंट आनी है दोबारा, तो हम उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। यानी बिलावल ने बता दिया कि वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब के साथ नहीं है हुकूमत में। सर, इमरान खान की भी मुलाकात हुई है साइफर के समात में कुछ सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने कहा है दी इकोनॉमिस्ट वाला कॉलम उन्होंने खुद लिखा है। क्या कहते हैं सर? इमरान खान झूठ तो बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ये भी झूठ है। पहले उन्होंने कहा है सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि जी इकोनॉमिस्ट में छपने वाला कॉलम जो है वो मैं ओन करता हूँ। मैं कॉलम लिख के नहीं भेजा, ज़ुबानी डिक्टेट कराया। तो इमरान ने हुँ। कहा आइंदा हफ्ते मेरी तकरीर भी एक सोशल मीडिया पे आ जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। इलेक्शन मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया है, इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो चले, अब कम से कम वो ये तो मान रहे हैं ना कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो वक्त पे हो रहे हैं। बर वक्त जब उन्होंने कह दिया, तो पहले तो ये मान लिया। दूसरा उन्होंने कह दिया कि जी मैंने डिक्टेट करवाया। तो हुँ। देखते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि ये इमरान खान ने नहीं लिखा, ये तय है। ये अच्छा। लिखवाया गया है, और जहां तक मेरी इत्तला है कि ये जैक गोल्डस्मिथ के एक बंदे ने लिखा है, और ये लंदन से ओके। उन लोगों ने ही छपवाया है, जो गोल्डस्मिथ वगैरह सारे उन्हीं का क्लाउट है यूके में ये सब कुछ हुँ। करवाना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो फिर इमरान खान जब वो उस तकरीर में कुछ ऊँट-शूँट, अलग-सड़क गलत हो जाएगा ना, तो फिर आगे हुँ। कहेगा नहीं ये मेरी नहीं है, तो ये तो मैंने नहीं हुँ। की है, तो देखो किसी ने मेरी आवाज़ कॉपी करके ये किया। ये अभी आप खुद उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, कल जब वो आपके खिलाफ जाएगी चीज़, तो फिर आप लोगों के आगे रोना रोएँगे। तो पहले ही सच बोलना शुरू कर दें, पहले ही ना झूठ बोलें, बेहतर होगा। लेकिन ये अभी समझ नहीं आएगी, ये बाद में समझ आती है उनको बात हमेशा। ठीक है। मुबश्शिर साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के हवाले से खुर्शीद शाह का स्टेटमेंट भी आया है। वो कहते हैं कि वो बीमार हुए तो घर चले गए। आप समझते हैं ऐसा ही है या दाल में कुछ काला है? मेरे ख्याल में वो बीमार हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का मसला चल रहा है, जो खुर्शीद शाह ने कहा। वो कहते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उमर खान के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर सईद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन भी दे दिया। मुझे इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगती है इतनी। आई मीन लोग बीमार होते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग जिंदा भी होते हैं, सब कुछ होता है। आई मीन पैदा भी होते हैं। तो आप हर चीज को हम किसी कार्रवाई पे ले जाएं कि कल अगर इंटरनेट डाउन था या यूट्यूब नहीं देखा जा रहा था, तो मेरी मुजम्मिल साहब से बात हो रही थी, हुँ। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से, तो मैंने उनको कहा कि जिस दिन आपका शो चलता है हमारे साथ,
उस दिन हुकूमत पाकिस्तान जो इंटरनेट को पकड़ लेती है, उसको जकड़ लेती है ताकि मुज़म्मिल सोहरावर्दी की बात ना कोई सुने। तो वो भी हँस रहे थे इस बात पे। तो जिसने अपनी तरफ लेके जाना है लेके जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वी आर अ थर्ड वर्ल्ड हुँ। कंट्री और हमसे नई चीज़ें सँभाली जा रही नहीं हैं सर, अपने वो तो हिसाब फंड से। था ना। सर वो तो पीटीआई का फंड था, इस वजह से यार पीटीआई के फंड रेज़र से अगर किसी को नींद उड़नी है तो वो बहुत ही कोई स्टूपिड आदमी है। उसकी वजह ये कि पीटीआई ने जो बिलियन सलाब के उसमें फंड रेज़ किया था, 20 बिलियन जो उस वक़्त उन्होंने रेज़ किया था, एंड पता चला था उसमें 32 करोड़ है और यही फिगर मैंने सबसे पहले दिया था। तो ये ऑनलाइन फंड रेज़र्स जो होते हैं ना समीना, ये बिल्कुल एक बेकार किस्म की बातें हैं और इस पे खुश हो जाना मैं और आप खड़े हो जाते हैं, कोई शादी फंड ही रेज़ करना शुरू हो जाए तो तभी कई करोड़ आ जाएगा उस पे, ठीक है ना? लेकिन ये है कि बैंक में नहीं आएगा वो, एक्चुअल अकाउंट में नहीं आएगा, बातों में आ जाएगा, फ़ोन कॉल्स पे आ जाएगा, वादों में आ जाएगा ये ऑनलाइन फंड रेज़िंग कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है कि उसके लिए हुकूमत वक़्त जो है वो बैठ के पूरा सोशल मीडिया डाउन कर रही हो। देयर हैज़ टू बी अ बेटर रीज़न देन दैट। लेकिन सर अगर ऐसी बात है तो फिर कौन है जो इतना डर जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद हो जाता है, क्या वजह है? अगर इन चीज़ों में इतना दम नहीं है तो फिर मेरा इतने डरने मेरा की क्या मेरा वजह? चलने मेरा दें। ये मेरा ये ख़्याल है कि हम लोगों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता ज़ंग-आलूद हो रहा है और हमारी हुँ। सड़कें भी टूट रही हैं, उनकी रिपेयर नहीं हो रही। हमारे पुल भी मुरम्मत के काबिल और उनकी मुरम्मत नहीं हो रही। हम जिन जगहों पे रहते हैं आप इलाकों में देखें कूड़े की सफाई का निज़ाम जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, पानी की निकासी का निज़ाम कमज़ोर हो गया है। हम एज़ अ सिस्टम हम कोलैप्स कर रहे हैं। तो को आइलैंड्स ऑफ गुडनेस तो नहीं है ना कि मुल्क में बाकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो इंटरनेट का निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल सही चलता रहेगा। वो भी कभी-कभी झपकाएगा, कभी-कभी आपको वेकअप कॉल देगा कि मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम लोग उसको नहीं कर रहे। बट उसमें सिर्फ पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग इसलिए नहीं पैदा हुए कि एक इमरान खान को तंग करें बस, या हुँ। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि एक दिन तहरीक-ए-इंसाफ की उन्होंने जो सोशल मीडिया की कॉल थी उसको रोकना था तो पूरे पाकिस्तान ने अज़म करके कायदे-आज़म ने बनवा दिया कि जी वो रोकना यही तुम्हारा काम है। नहीं, आई मीन प्लीज़ पाकिस्तानियों को और भी बड़े काम है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम नहीं है। सर आज एक और अहम मुलाकात हुई है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी है मुकदमात से बरियत पर। आप समझते हैं सर एक सफीर को इस तरह से मुलाकातें करनी चाहिए, सियासी मुलाकातें? नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है। आप देखें यही बरतानवी सफ़ीर इमरान खान को भी मिले थे जाके, हुँ। कैनेडियन सफ़ीर भी मिले थे, दीगर लोग भी मिले थे हुँ। और लोगों को भी मिले थे। अपना ये इनका ताल्लुक है आज मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिकन काउंसिल जनरल लाहौर में कुछ एक्टर्स से, आर्टिस्ट से और यानी जो कि क्रिएटिव आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे दोपहर को मुलाकात की, उनका खाना भी किया। तब कोई कहे कि ये क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? तो ये जो सफ़ीर होते हैं ना, ये इंटरैक्ट करते हैं लोगों से भी, कम्युनिटी से भी और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से भी और ओपिनियन मेकर्स के साथ वो पल्स के ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। उन्होंने इसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, ठीक। मुबश्शिर साहब, सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ एक दफ़ा फिर से क्रैकडाउन हुआ इश्तिहारियों के खिलाफ भी। क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? काफ़ी टाइम गुज़र गया, 7-8 माह गुज़र गए हैं, लेकिन असल मुल्ज़िमान तक नहीं पहुँच पा रहे। क्या वजह है इसकी? देखिए, असल मुल्ज़िम तो बैठा हुआ है अडियाला के अंदर। बात अच्छा। तो सबूत चाहिए बस उस तक पहुँचने की। हुँ। मुझे तो कोई सबूत की ज़रूरत नहीं, मैं तो जानता हूँ कि वो मुजरिम है और मैं जानता हूँ कि वो ज़िम्मेदार है। लेकिन 9 मई के हवाले से नया एविडेंस आया, नई वीडियोज़ आई हैं, जी, जी, जी। नई नई कनेक्टिविटी आई है लोगों की उसमें, जो हुँ। पहले बचे हुए थे ये वो भी अब उसमें शामिल हैं। तो ठीक है, उसने एक दफ़ा से दोबारा से सर उठाया है और 9 मई जो है ना मैं तो ये समझता हूँ कि बल्कि बड़ा अच्छा है कि मीडिया आपको अब दिखा रहा है और ये हमें भूलने ही नहीं देना चाहिए लोगों को, हुँ। अपने लोगों को। इसको याद रखें कि आइंदा ये कभी नहीं कर सकते, ना रिपीट करना है अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ। तो 9 मई में तो शामिल दूर-दूर मैं कहता हूँ अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी है ना, उसको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं जाऊँगा छुड़वाने, मैं तो नहीं जाऊँगा सिफ़ारिश करने। क्यों अपने मुल्क के खिलाफ?
अपनी रियासत के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ इंसान हथियार उठाए, उनको आगे लगाए, वहाँ पे रैंसैक करे उनको, नो। आई मीन सो मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं है 9 मई वालों से, और मुझे तो पता है कि इसका असल प्लानर जो है वो इमरान खान है। किसी और को शक होगा, मुझे तो शक नहीं है। दैट इज़ वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। मैं आपको थोड़े दिन में वो भी सबूत मिल जाएगा, फ़िक्र ना करें आप, टेंशन ना लें। राइट, राइट। चलें, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस है उसे सजा तो मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सही कहा है आपने। मुबश्शिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, अफगान वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात भी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस दौरे को आप? बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इससे पहले भी पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की हुई है, जबकि टीटीपी के साथ जब सीज़ फायर हुआ था तो उसमें भी मौलाना का बड़ा कलीदी रोल था। एक्चुअली 3 लोगों का रोल था उसमें, इसका मुझे नहीं पता, मैं इसका भी पता करके आपको बताऊँगा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान का, दूसरा हमारे एक सहाफ़ी दोस्त का, सलीम साफ़ी का। तो सलीम साफ़ी साहब ने भी बड़ा एक रोल प्ले किया था पाकिस्तान के लिए, एक पीस की बात करने के लिए, और मेजर आमिर रिटायर्ड जो हैं वो भी उसमें इम्पोर्टेंट थे। वो तो इमरान खान ने अपनी एक जोश जज्बात में जो उसने आरटी को इंटरव्यू देते हुए बात कर दी है, टीआरटी को, तो उसमें वो आउट हो गया, प्री मैच्योर, अपना वो सारा जेपटाइज हो गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब आप इस तरह से मिलते हैं, जब आप राब्ते करते हैं, तो मौलाना के स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे, तालिबान के अंदर ही हैं, और उनके मदरसे के भी स्टूडेंट्स हैं। तो वो जब उनको बताते हैं कि यार तुम पाकिस्तान की सरज़मीन पे आके ये दहशतगर्दी कर रहे हो, या तुम्हारी ज़मीन से पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? फिर जो हम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहे हैं, हमारी क्या मजबूरियाँ हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों उनको वापस कर रहे हैं? सो डायलॉग जब आप ओपन रखते हैं, किसी भी लेवल पे आप ओपन रखते हैं, तो फिर उसकी एक वैल्यू होती है, और उसमें उसमें अगलों को भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का वक़्त मिलता है। आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको समझने में आपको मदद होती है। कहीं आप उनकी भी बातें मानेंगे। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इलेक्शन सर पे है और वो कैंपेन नहीं कर सक रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान गए हैं और वहाँ पे वो ये बातचीत कर रहे हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन हो, इस टाइम पे मौलाना का शुक्रिया अदा करना बनता है। राइट, ठीक। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का शो खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।